आज हमारा टॉपिक है जी होम्योस्टेसिस एट सेल लेवल। नंबर 2 है चैप्टर नंबर 16 का। तो सबसे पहले तो हम होम्योस्टेसिस एट सेल लेवल को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट को जब जी हम सर। देखते हैं तो बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो 3 टाइप्स का होता है। जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। अब ये डायग्राम आपको एक सामने नजर आ रही है, इसमें आपको 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल पोर्शन है ये वाला, ये एक सेल मौजूद है। ये सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, ये जिस तरह न्यूक्लियस है। उसके बाद ये आपने सारी चीजें फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हुई हैं। ये सेंट्रियोल्स वगैरह हैं। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आपने जिसके डिटेल के साथ जो है ना इनको डिस्कस किया हुआ है आपने। जिस तरह ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इनके ऊपर राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे का सारा एक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद सेकंड पोर्शन आपको ये रेड कलर में नजर आ रहा होगा। और थर्ड पोर्शन जो है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये आपको नजर आ रहा है। तो इसी को मैंने 3 एनवायरनमेंट का नाम देना है। एक आपको ये सेल का एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, एक ये सेल के बाहर ये रेड कलर में एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, और एक आपको ये रेड कलर के बाहर ये सारा जो व्हाइट कलर के अंदर एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, एक ये एनवायरनमेंट है। तो अब इनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से एनवायरनमेंट है। जी, पहला सबसे पहले ये एक सेल है। उसके बाद ये बॉडी है, यानी सेल के बाहर। उसके बाद बॉडी के भी बाहर ये आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट है। यानी अब आप अपनी जगह पे बैठे हैं, इसी को गौर से देखें कि आपके जो रूम है वो सारा के सारा आउटसाइड द बॉडी है। फिर आपकी बॉडी आती है, और उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स मौजूद हैं। तो ये 3 तरह के एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये जो सेल के अंदर का सारा एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, इनसाइड द सेल, ये जो सारा मैं इसको इंसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला सारा एनवायरनमेंट जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। उसके बाद सेल के बाहर देखें, ये जो बॉडी वाला एनवायरनमेंट है, ये बॉडी वाला एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। सेल वाला इंट्रा सेलुलर और बॉडी वाला एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। और जो बिल्कुल बॉडी के बाहर है, ये व्हाइट कलर के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बच्चों 3 तरह के मैंने आपको एनवायरनमेंट बता दिए। इनसाइड द सेल, जिसको हम इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। आउटसाइड द सेल, ये जो बॉडी वाला एनवायरनमेंट है, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। और फिर आता है बॉडी के बाहर, जिस तरह आपके रूम का एनवायरनमेंट है, उसको हम कहते हैं आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये 3 चीजें मैंने आपको कुछ यूं बताई कि इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है। ये 3 इन्वायरमेंट मैंने आपको डायग्राम से पीछे समझा दिए। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, आपको बता दिया कि जो बॉडी के बिल्कुल बाहर है। जिस तरह आप बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द रूम का जो इन्वायरमेंट है बेटा, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसी तरह इंट्रा सेलुलर, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल मौजूद हैं, उन सेल का जो एनवायरनमेंट है, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, यानी विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कौन सा था? कि आउटसाइड द सेल। ठीक है, यानी सेल के तो वो बाहर है, लेकिन बॉडी के अंदर, ये जरा बात समझिएगा, मैं दोबारा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये बात समझ लीजिएगा। देखें, ये सेल के बाहर है, लेकिन ये बॉडी जो है उसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ये 3 इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिए, ये बुक पे बार बार जिक्र होगा। इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो परेशान नहीं हो जाना, ये पता नहीं कौन से इन्वायरमेंट है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, एनवायरमेंट और उसके 3 पार्ट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की, तो इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है इंटरस्टिशियल और एक होता है वेस्कुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की 2 टाइप्स हो गई, एक हो गया इंटरस्टिशियल और एक हो गया वेस्कुलर।
अब मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट कौन सा है और वेस्कुलर एनवायरनमेंट कौन सा है। बेटा पहली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कौन सा है। जिस तरह आप बैठे हैं, आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं, इनके दरमियान वाला जो एनवायरनमेंट है, यानी बॉडी के अंदर और सेल के बाहर। जी ये बात क्लियर हुई है सब बच्चों को? यहाँ से क्लियर करें, ये देखें, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ना, ये है आपकी बॉडी, और ये जो आपको व्हाइट कलर के अंदर नजर आ रहे हैं, ये है आपकी बॉडी के अंदर सेल। ठीक है, अब ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वाला पार्ट है। जी क्लियर हुई है ये बात? जी सर। ओके जी। अब इंटरस्टिशियल कौन सा एनवायरनमेंट होता है? बेटा देखें, आपको पता है फर्स्ट डे में आप पढ़ के आ चुके हैं कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो अब मैं इनको ये डायग्राम को क्लासीफाई कर रहा हूँ। ये आपकी बॉडी है ब्लू कलर वाली, और ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें जब बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बन गए। ठीक है, इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो टिश्यूज के अराउंड है। ये सारा जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट है। द एनवायरनमेंट अराउंड द टिश्यूज इज नोन एज इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो सेल के बाहर हो और बॉडी के अंदर हो। यानी आपकी बॉडी के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। अब इसके अंदर बता दिया कि इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि टिश्यूज के अराउंड हो। टिश्यूज के अराउंड वाला एनवायरनमेंट सारा का सारा क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट। उसके बाद जब हम वेस्कुलर की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल मैंने वही बॉडी इधर बना दी, ये बॉडी है, ये टिश्यूज हैं। टिश्यूज के अराउंड वाला जो था वो था इंटरस्टिशियल। सर आवाज बिल्कुल नहीं। जी, तो ये इंटरस्टिशियल पता लग गया आप लोगों को? अब वेस्कुलर क्या है? मैंने बिल्कुल वही बॉडी बना ली, ये बॉडी है, ये टिश्यूज हैं। अब वेस्कुलर क्या है? अब आपको पता है बेटा कि सेल के बाहर और बॉडी के अंदर वेसल्स भी मौजूद होती हैं। ये देखिए, ये वेसल्स हैं। सपोज ब्लड वेसल की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये जो वेसल के अंदर आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं, ये वाले ये ब्लड सेल्स हैं। ये कौन से सेल हैं? ये ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड सेल्स के अराउंड, ब्लड सेल्स के अराउंड या वेसल्स के अराउंड का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं वेस्कुलर एनवायरनमेंट। ये जो मैंने इतनी बड़ी कहानी बताई, इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट और वेस्कुलर एनवायरनमेंट। इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट टिश्यूज के अराउंड वाला एनवायरनमेंट होता है, और वेस्कुलर वर्ड से ही जाहिर है कि वेसल्स के अराउंड वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं वेस्कुलर एनवायरनमेंट। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। दूसरा पॉइंट कहता है कि होमियो, ये मैंने कल भी बात बताई थी कि बेटा होमियोस्टेसिस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपके एनवायरनमेंट को वो फिक्स कर दे। यानी अगर आप बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो होमियोस्टेसिस क्या करता है? टेम्परेचर को विद इन अ नैरो रेंज या टॉलरेबल रेंज में रखता है। तो पहला पॉइंट इसमें मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वाला। दूसरा पॉइंट है होमियोस्टेसिस डज नॉट मीन्स टू फिक्स द एनवायरनमेंट, बल्कि होमियोस्टेसिस का काम क्या है? वो टेम्परेचर है, चाहे पीएच है, चाहे इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ है, उसको उसने टॉलरेबल रेंज में या नैरो रेंज के अंदर रखना है, कभी भी उसको फिक्स नहीं करती। अब ये फिक्स क्यों नहीं करती बेटा? ये मतलब कुदरती बात है कि अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं आपको, कि अगर मैं आपको कहूं कि आपने जनाब पूरी बुक का टेस्ट देना है कल मुझे, ठीक है, अब मैं आप पे कह देता हूँ कि पूरी बुक का टेस्ट देना है आपने। अब आपके लिए इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल है एक दिन में। लेकिन अगर मैं ये कह यस दूं, सर। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे दूं कि ये 4 क्वेश्चन है नैरो रेंज में, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए कि इन 4 क्वेश्चन का मैंने कल टेस्ट लेना है, तो ये चीज़ आपके लिए आसान है। तो इसी तरह बॉडी के लिए भी जो फिक्स चीज़ है उसको करना मुश्किल है। लेकिन जी अगर सर। उसको नैरो रेंज दे दी जाए कि ये 4 क्वेश्चन है या ये 2 डिग्री टेम्परेचर है, इसके दरमियान रखना है, तो वो आसान है। यहाँ से आपने याद रखना है कि होमियोस्टेसिस का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि एक चीज को फिक्स कर दे, बल्कि होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को टॉलरेबल रेंज में यानी नैरो रेंज के अंदर रखना होता है। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जी वाटर सप्लाई की। वाटर सप्लाई का मतलब क्या है कि
एक एनिमल ने पानी के अंदर छलांग लगा दी या नहर के अंदर छलांग लगा दी। अब देखें नहर यानी बाहर का उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका मतलब ये है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट होता है तो उससे आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है चेंज होना, यानी जब पानी बाहर बहुत ज़्यादा होगा तो पानी जाहिर सी बात है अंदर भी ज़्यादा होना शुरू होगा। लेकिन ये चीज़ जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस सिस्टम क्या करता है, इस चीज़ को नैरो रेंज के अंदर रखता है। होम्योस्टेसिस का काम क्या होता है कि अगर बाहर आपके बहुत गर्मी हो गई है, ये बाहर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। लेकिन होम्योस्टेटिक सिस्टम क्या करेगा, उस सिस्टम को नैरो रेंज में रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। बुक वाला एग्जांपल वाटर सप्लाई की दे रहा है कि अगर आपके बाहर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी में भी पानी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होम्योस्टेटिक सिस्टम क्या करेगा, उस पानी को नैरो रेंज में रखेगा। लाइक अगर आपकी बॉडी में नैरो रेंज 14 से 18 लीटर तक है तो वो उसको 14 से कम नहीं होने देगा और 18 से बढ़ने नहीं देगा। हाँ जी, ये तीसरा पॉइंट समझ आया तमाम बच्चों को? अब हमने देखना है कि ये जो वाटर सप्लाई है इसमें होम्योस्टेसिस जो है वो वर्क किस तरह करती है। यानी मैंने आपको कहा कि बाहर पानी ज़्यादा होगा तो अंदर भी पानी ज़्यादा होना शुरू होगा, लेकिन होम्योस्टेसिस उसको नैरो रेंज में रखेगा। तो ये इसमें फिर होम्योस्टेसिस वर्क कैसे करती है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हाउ होम्योस्टेसिस वर्क, यानी कंट्रोल किस तरह करती है, कंट्रोल सिस्टम किस तरह करती है। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब बाहर पानी बेटा ज़्यादा होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेटिक सिस्टम होते हैं, जब बाहर पानी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर भी पानी ज़्यादा होना शुरू होगा। तो होम्योस्टेसिस जो सिस्टम है, जब बाहर अबंडेंट सप्लाई होगी यानी पानी बहुत ज़्यादा होगा तो वो हमारी बॉडी को फ्लड नहीं होने देगा, यानी हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं आने देगा। दूसरी बात, अगर बाहर ड्राई कंडीशन आ जाती है यानी बाहर पानी की कमी आ जाती है तो वो अब क्या करेगा, जब पानी की कमी हो जाएगी तो वो जो अंदर वाला पानी है आपकी बॉडी के जो अंदर पानी है उसको वो डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, यानी बाहर नहीं निकलने देगा। दो बातें बता दी, अगर बाहर पानी ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी को फ्लडेड नहीं होने देगा, अगर बाहर पानी कम होगा तो आपकी बॉडी से पानी को निकलने नहीं देगा, यानी डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को क्या रखेगा, नैरो रेंज में रखेगा। नैरो रेंज में जो रख रहा है सिस्टम उसको हम क्या कह रहे हैं, होम्योस्टेटिक सिस्टम कह रहे हैं जी। तो ये हमारे बेटा 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अडेप्टेशंस। अब हमने देखना है कि जो वो वाटर सप्लाई थी उसमें अडेप्टेशंस कौन सी हैं। अब ये एग्जांपल देखें भी, जिन बच्चों को पीछे कोई बात क्लियर नहीं हुई परेशान ना हो, ये एग्जांपल देखें भी। बेटा हमारी बॉडी में ये जनरल एग्जांपल ये लाजमी नहीं है कि जब 14 टू 80 इतना लीटर पानी हमारी बॉडी में नहीं होता। मैं जनरल एग्जांपल समझाने के लिए कि हमारी बॉडी में वाटर की जो नैरो रेंज है वो ये है 14 से 18 लीटर तक, इसके दरमियान ये नैरो रेंज बन गई एक। यानी अगर इससे पानी कम हुआ तो वो नुकसानदेह है, अगर इससे पानी ज्यादा हुआ तो वो नुकसानदेह है। अब इस दौरान हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो वर्क किस तरह करता है हमने ये देखना है। अब इसमें देखें बेटा दो लिमिट नजर आ रही है आपको, एक 14 वाली लिमिट नजर आ रही है और एक आपको 18 वाली लिमिट नजर आ रही है। क्या मैं 14 वाली लिमिट को लो लिमिट कह सकता हूँ और 18 वाली लिमिट को हाई लिमिट कह सकता हूँ? यस सर, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लिमिट होगी। 14 वाली लो लिमिट है क्योंकि लो है ये बिल्कुल नैरो रेंज से, और ये 18 वाली जो है वो हायर लिमिट है। अब हमारी बॉडी के अंदर जी, अब हमारी बॉडी के अंदर जो अडेप्टेशंस होती हैं वो किस तरह होती हैं। इसमें जब हमारी बॉडी का ये 18 लीटर जो मैंने बताया ये हाई लिमिट है, तो अडेप्टेशन वो इसलिए लिहाज से होंगी कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सिस्टम जनरेट होंगे जो कि हाई लेवल रेंज को मेंटेन करेंगे। कब? जब अबंडेंट सप्लाई होगी। अब जरा बच्चे बात गौर से समझिएगा। देखें जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो कौन सी रेंज संभालनी चाहिए हमें, ये 14 वाली रेंज हम संभालेंगे या ये 18 वाली रेंज संभालेंगे जब पानी बाहर बहुत ज़्यादा होगा? 18 वाली। 18 वाली संभालेंगे ना। तो वो कहता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन जो हायर लेवल है वो मेंटेन करता है, कब? जब अबंडेंट सप्लाई होती है। और लो लेवल कब मेंटेन होगा?
जब रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी, यानी ड्राई कंडीशन के अंदर लो लेवल मेंटेन होगी। ये देखें, मेंटेन लो लेवल रेंज इन ड्राई कंडीशन, ये अडेप्टेशन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनको कंट्रोल सेंटर हुक्म देता है कि अब जब बाहर अबंडेंट सप्लाई होगी है, आप हाई लिमिट की रेंज को कंट्रोल करें। अब सारे के सारे एंजाइम्स होंगे वो वर्क कर रहे होंगे किस पे, 18 लीटर को, इससे बढ़ने नहीं देना। और जब ड्राई कंडीशन होगी तो सारे के सारे एंजाइम्स और सारे के सारे हार्मोन जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे किस पे, इस 14 पे, 14 से कम नहीं होने देना। तो ये अडेप्टेशन होती हैं। ये आपकी बुक पे दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं कि वाटर सप्लाई जो है वो मेंटेन होती है हाई लेवल रेंज इन अबंडेंट सप्लाई में, और मेंटेन लो लेवल रेंज इन ड्राई कंडीशन। ये आपका आज के टॉपिक का 5th पॉइंट है। अब ये अडेप्टेशन क्यों है, क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं होम्योस्टेसिस, ये क्यों हुई है। तो बड़ी प्यारी सी लाइन बुक वाला लिख रहा है, टू फील गुड ड्यूरिंग द ड्रास्टिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन। बट इसका मतलब ये है कि जब बाहर की फ्लक्चुएशन, यानी बाहर का जब टेम्परेचर बहुत हद तक, ड्रास्टिक का मतलब है बहुत हद तक चेंज हो जाए, यानी बाहर अचानक बाहर जो है वो अबंडेंट सप्लाई आ जाए, या बाहर के एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ड्राई कंडीशन आ जाए, तो इन कंडीशंस के दौरान आपकी बॉडी जो है वो अच्छा कैसे महसूस करती है, जब ये अडेप्टेशंस होंगी। अगर ये अडेप्टेशंस ना हुई तो पानी अगर बाहर ज़्यादा हुआ, जिस तरह आपने बात की कि 18 लीटर से यानी पानी ज़्यादा हो गया तो डेथ हो सकती है, या जिस तरह पहले एक बच्चे ने बात की कि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो फिर भी डेथ हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कौन वर्क कर रहा होता है बेटा, होम्योस्टेटिक सिस्टम वर्क कर रहा होता है। ये एंड पे यही बात आज की हमारी है कि ये तमाम जो अडेप्टेशंस हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, टू फील गुड ड्यूरिंग द ड्रास्टिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन। तो ये था बेटा आज हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने 6 चीज़ों को कवर किया।